नमस्कार दोस्तों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। आज का जो टॉपिक है वो AACR है ना। आप लोग सुने होंगे, मैंने पहले भी बताया है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। ये पूरा नाम याद रहना चाहिए आपको। पहले आया एंग्लो अमेरिकन कोड, फिर रूल, है ना, फिर उसका सेकंड एडिशन आया, फिर सेकंड रिवाइज्ड एडिशन आया, फिर लेटेस्ट में RDA है। अगर कभी पूछा जाता है AACR 2 का लेटेस्ट एडिशन क्या है, तो RDA है, ठीक है। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस कब आया था? 2010 में। ईयर आप लोगों को लिखवाया हूँ, बिल्कुल ये सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है। जोड़ी मिलाने के लिए 110% फंस सकता है, ठीक है। अब AACR 2 में किस प्रकार से एंट्रीज बनाई जाती है, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये स्मरण होना चाहिए, रिकॉल रहना चाहिए आपके दिमाग में कि इस तरह से एंट्री बनता है। हमको कहीं प्रैक्टिकल बनाना नहीं है, लेकिन भविष्य में आप लाइब्रेरियन बनोगे तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, ठीक है। इस पर आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैटलॉग कार्ड कैसे बनता है एक्चुअल में। बहुत इजी ढंग से स्लाइड्स लेकर आया हूँ, जिसको देखकर आप अभी तक नहीं समझे होगे। अगर कैटलॉग CCC चाहे जो भी कैटलॉग हो, इसको देखकर समझ जाओगे, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ते जाना और चीज़ों को देखते जाना अच्छे से, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बताऊँगा, नोट करते जाना। कुछ दिक्कत है उसमें? ये मौसम का जादू है, ये मौसम का जादू है। और आगे कुछ मितवा सुनेगी नहीं, है ना। तो उसको बंद कराना है कि हवा नहीं आ रहा उससे? चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, ठीक है। AACR का पूरा नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, तो याद रखना एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। जस्ट अ सेकेंड, उधर जाना है। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ, वहाँ हवा नहीं आ रहा था, पीछे खाली में चली जाती है, इसमें आ जाओ। देख लो भैया जल्दी से, फटाक से, ठीक है। समय इधर उधर नहीं करते हैं, ये काफ़ी लंबा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, इसलिए समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो AACR का पूरा नाम क्या है पूछा जाता है, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग कब है? 1967। देखें आप लोग, 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड आया था, है ना। लेकिन रूल से स्टार्ट होता है, कोड बहुत कम पूछा जाता है। रूल फेमस है, पूछा जाता है। इसके प्रकाशन में 2-3 एसोसिएशन का मैं नाम लिखा था, है ना। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, और कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखना इंग्लिश वाला स्लाइड लिखा हुआ है, ठीक है। इनका योगदान महत्वपूर्ण था। सेकेंड एडिशन कब आया? तो 1978 में। इसको याद कैसे रखोगे आप लोग? 1970 और 8 और 68, देखो, है ना। ये कितना है? 6-7। इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन 6-7 में आया, सेकंड एडिशन 7-8 पे, ठीक है। फिर थर्ड आया अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति, इसको मान्यता कब मिला? 1981 पे, ठीक है। फिर देखो सेकंड का कितने बार संशोधन हुआ है, ठीक है। 1988, 1998 और 2002। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये बाकी दो को बहुत कम पूछा जाता है। तो आप ये तीनों ईयर को एक जगह लिख लेना और याद कर लेना। फर्स्ट एडिशन 67, केवल AACR, ठीक है। उसके बाद है AACR 2 कब आया? 1978, सॉरी 1978, 78 सेकेंड एडिशन, ये, ठीक है। द्वितीय संस्करण AACR 2 1978 में आया। उसका रिवाइज्ड या संशोधन संस्करण 1988 में आया। 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नेट पे भी, सेट पे भी, और जो स्कूल लाइब्रेरी की एग्जाम है उसमें भी, ठीक है। ये बेसिक उसका इंट्रोडक्शन है, इसको याद रखना, ठीक है। इस प्रसूचीकरण सहायता में 2 भाग होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, केवल सुनते जाओ। जब कैटलॉग देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। लिखी हुई चीज़ समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकली देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। प्रथम भाग के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यायों में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री के प्रसूचीकरण हेतु नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। देखो ये फर्स्ट भाग है ना। जनरल रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शंस, बुक्स, पॉम्पलेट एंड प्रिंटेड कार्टोग्राफिक मटेरियल। समझते हैं कार्टोग्राफिक मटेरियल्स क्या होता है? मैप, एटलस वगैरह जो भी है, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट, म्यूजिक, ये सब आपके लाइब्रेरी में उपस्थित होते हैं, जिनका कैटलॉग बनाना है हमको, ठीक है। ये लिखा है 2 भागों में है ना। AACR का 2 भाग बना दिया गया है। फर्स्ट भाग में इतने चीज़ों का एंट्रीज किया जाता है ना। सेकंड भाग में ये है, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म टाइटल, क्या टाइटल होता है? ये छोटा छोटा चीज़ें पूछा जाता है। एक टाइटल समझते हैं, किताब रखे हैं, किताब में जो टाइटल है ना, लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। ये किताब का क्या है? टाइटल है। पैरेलल टाइटल क्या होता है? अगर ये नीचे इंग्लिश पे लिखा रहता है ना, तो वो क्या आता है? पैरेलल टाइटल। समझ रहे हैं? अगर जो टाइटल है वो किसी और अदर भाषा में लिखा हुआ है तो वो पैरेलल टाइटल कहलाएगा। शब्द याद रखना,
ठीक है। पैरेलल टाइटल कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? आएगा, आगे बताऊंगा मैं, दिखेगा आप लोग को, ठीक है। तो याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। इसका ये लिखने का टेक्निक हो गया। अब जहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना है ना, इसको 4 भाग होते हैं, ठीक। इस तरह से इसका एंट्री करते हैं, पढ़ना एक बार, इसमें कुछ लिखा नहीं है, समय बर्बाद। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये कैटलॉग कार्ड है हमारा, है ना। किसको क्या बोलते हैं आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल अर्थात जब परीक्षा देने जाओगे तो कैटलॉग कार्ड का साइज पूछा जाएगा। तो चौड़ाई क्या होता है? लिखा है 12.5 सेंटीमीटर, है ना। और लंबाई क्या होता है? 7.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसको इंटरव्यू और एकदम घोल के पी जाओ, ये इंपॉर्टेंट है ना। साइज़ पूछा जाएगा, अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 12.5 और 7.5 याद रखना, और उसमें पूछता है इंच में तो 5/3, ठीक है। पूरा याद रखना इस साइज़ को, ठीक है। इसके बाद हमको देखो ये सब चीज़ें नहीं दिखती है। आप लोग कैटलॉग ओरिजिनल में देखे होगे, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये सब नहीं दिखता है। दिखता है क्या किसी को? नहीं दिखता है ना। इसको फर्स्ट इंडेंशन बोलते हैं, इसको सेकंड इंडेंशन बोलते हैं, इसको थर्ड इमेजिनरी, है ना, काल्पनिक रेखा जो दिखता नहीं है ना। अब ये चीज़ें आप याद रखना कौन कैसी, ये भी काल्पनिक रेखा, ये भी नहीं दिखता है, देखो, ठीक है। इसको लीडिंग सेक्शन कहते हैं। तो पूछा जाता है फर्स्ट इंडेंशन कौन सा है ना। इंटरव्यू वगैरह में आप कार्ड दे देगा, बताओ इसमें फर्स्ट इंडेंशन कौन है। तो आपको याद रहना चाहिए पहला जो लाइन है, इसके बीच में जो लेटर का गैप है वो बताऊंगा आगे, 8 या 12 है, ठीक है। सेकेंड इंडेंशन बोलते हैं, इसको थर्ड इंडेंशन बोलते हैं। इसको लेफ्ट एज बोलते हैं, इसको पंच होल बोलते हैं, होल ही बोलते हैं, ठीक है। ये राइट एज है। ये डिस्क्रिप्शन से याद रखना। फर्स्ट इंडेंशन, सेकेंड इंडेंशन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम ऊर्ध्व रेखा, द्वितीय ऊर्ध्व रेखा, तृतीय काल्पनिक ऊर्ध्व रेखा। थर्ड वाला जो रेखा है वो रहता ही नहीं है। कभी आपको लॉजिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई कितने इंडेंशन होते हैं, है ना। तो आप मत ये सोचना कि तीसरा भी दिखता है ना। और तीसरा नहीं दिखता, रहता ही नहीं कार्ड में कोई। इसमें आपके साथ देखो बना होगा बुक में, है ना। थर्ड इमेजिनरी, काल्पनिक है। जब हम लिखना चालू करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो इधर से लिखते हैं, इसलिए उसको इमेजिनरी कहा गया है। वो अपने हिसाब से आप कैटलॉग बनाओगे, जब मास्टर हो जाओगे तो अपने हिसाब से थर्ड इमेजिनरी यहाँ पर है करके महसूस होने लगेगा, है ना। हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नहीं बनता है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। फर्स्ट इंडेंशन, सेकेंड इंडेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला जो इंडेंशन है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वो दिखता नहीं है, रहता ज़रूर है, ठीक है। इसको याद रखना। पीछे ट्रेसिंग लिखा जाता है, ये क्या है? होल है। इसको पंच होल कहते हैं, होल कहते हैं। इसमें जो कैबिनेट है ना कैटलॉग का, आप लोग को मैं कैबिनेट दिखाया हूँ, है ना, उस पर जो रॉड होता है उसको लगाकर टाइट किया जाता है। कभी भी कैटलॉग निकलता है आप ऐसे ऐसे करके बस देखेंगे, निकाल कर बाहर नहीं देखेंगे, ठीक है। उससे खतरा है कि टूट जाएगा, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सूची पत्रक जो है, कैटलॉग कार्ड जो है, साइज इसका ये है, ये इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, ठीक है। 5/3 है, दोनों चीज़ याद रखना, ठीक है। लीडिंग लाइन, ठीक है। सूची पत्रक पर दी गई क्षैतिज रेखा, पड़ी रेखा को अग्र रेखा कहते हैं। यहाँ कार्ड पर लाल स्याही से बना होता है। लीडिंग लाइन जो है लाल स्याही पर बना होता है। कोई कैटलॉग कार्ड देखे हैं? ये याद रखना, ठीक है। ऐसा कौन सा लाइन है, ऐसा कौन सा टर्म्स है जो रेड स्याही में बना होता है, ऐसा अगर आपसे पूछता है तो लीडिंग लाइन, ठीक है। तो यही सब चीज़ों को अंडरलाइन करते जाना। कार्ड बना बुनाया दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। 3 इमेजिनरी लाइंस, 3 तरह के होते हैं, बोल रहा है वो, है ना। अगर रेखा के ऊपर 3 काल्पनिक रेखाओं का स्थान रहता है, ये दिख रहा है 3 काल्पनिक रेखा दिख रहा है, ये 3 जो दिखता नहीं है ना, ये रहता नहीं है, केवल आपको समझाने और समझने के लिए है ना। कैटलॉग कार्ड अगर ओरिजिनली नहीं देखे हो इसलिए यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। ये जो 3 इमेजिनरी लाइन है ये नहीं दिखता है। फर्स्ट इंडेंशन, सेकेंड इंडेंशन आंखों में दिखता है, तीसरा इंडेंशन नहीं दिखता है, ठीक है। हिंदी देखो बहुत इजी है मेरे हिसाब से, कि इंग्लिश इजी है? इंग्लिश इजी है थोड़ा सा, है ना, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। देखो फर्स्ट इंडेंशन प्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा सूची पत्रक के बाएं किनारे से प्रारंभ कर 8 अक्षरों की दूरी पर होती है। ये लाल स्याही से अंकित होती है। लेटर याद रखना, ठीक है। अगर पूछता है कि फर्स्ट इंडेंशन की दूरी कितना होता है ना, यहाँ से फर्स्ट इंडेंशन की दूरी कितना होता है लेफ्ट एज से, तो 8 लेटर, है ना, ये पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से उठा उठा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। एक तो एडिशन से बन गया क्वेश्चन 110%, ठीक है। अब अक्षर याद रखना, 8 अक्षर, है ना। ये छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, बेसिक जानकारी है। 8 लेटर रखना है, बस रखना है। वो जब कैटलॉग बनाओगे बहुत सारा चीज़ें आ जाता है तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। जो लाल स्याही से अंकित होता है, जो कैटलॉग बनाए होंगे आप बनाए होंगे, बनाए लाल स्याही से। देखो यहाँ जिस जगह पे हम है ना, यहाँ एक्चुअल में कैटलॉग की प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, नहीं कराया जाता है। कभी जो अच्छे विश्वविद्यालय जैसे गुरु घासीदास है वहाँ थोड़ा सा बताया जाता, थोड़ा सा बोलता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं। प्रैक्टिस आपको खुद करना है ना, तब सीखेंगे। GDC है,
माता सबरी कॉलेज है और सब जगह थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। अच्छे कैटलॉगर नहीं है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं वो बताते हैं, है ना, बुराई नहीं करता, प्रोफेसर जो है वो बताते हैं, हम सीख नहीं पाते हैं, कठिन लगता है हमको, है ना। सबको लगा होगा जो रेगुलर पढ़े होंगे कैटलॉग, लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता है, क्लासिफिकेशन भी वही, कुछ समझ नहीं आता है। कारण है हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना। ये इजी कैसे है, आप कार्ड दिखाते जाऊंगा समझ आते जाएगा, ठीक है। ये सब जो इंटेंशन लिखा है उसका डिटेल है, ठीक है। सेकंड बोल रहा है या सूची पत्रक पर प्रथम ऊर्ध्व रेखा के बाद 4 अक्षरों, अब है ना, देखो यहाँ से 4 अक्षर, यहाँ से 4 अक्षर, अब यहाँ से पूछता है आपको लेफ्ट एज से सेकंड इंडेंशन के बीच में कितना लेटर रहता है, तो टोटल 12 लेटर, ठीक है ना। लॉजिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, समझना है आपको। 8 इधर है 4 इधर है, दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 12, पूछा जाता है ना, ठीक। सेकंड इंडेंशन। तीसरा थर्ड इमेजिनरी, सूची पत्रक पर इसका स्थान द्वितीय ऊर्ध्व रेखा के बाद 2 अक्षर, अब टोटल कितना हो गया 2, इसको 2 के जोड़ के 14। थर्ड वाला इमेजिनरी दिखता नहीं है, ठीक है। पहला 8, दूसरा 4, तीसरा 2, ठीक है। अक्षरों के स्थान छोड़कर काल्पनिक रूप में होता है, इसे सूची पत्रक पर दर्शाया नहीं जाता है, आवश्यकता अनुसार इस रेखा की कल्पना की जाती है, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन जो है लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट मार्जिन बोलते हैं। प्रथम ऊर्ध्व रेखा हाशिया कहलाता है, हिंदी में देखो अजब गजब शब्द है ना। बाएं किनारे से प्रथम ऊर्ध्व रेखा के बीच 8 अक्षरों का स्थान होता है, जो पहले बताया वही चीज़ें हैं, ठीक है। नहीं, अल्फ़ाबेटिकल में 8 अक्षर, ABCD जो लिखते हैं ना उसमें, ठीक है। होल ये लिखा है, देखो सूची पत्रक के नीचे की ओर मध्य में छिद्र होता है, सूची पत्रक को कैटलॉग कैबिनेट में रखते समय इस छिद्र के बीच एक छड़ डालकर पत्र को सुरक्षित रखा जाता है। जो आपको मैं फोटो दिखाया था जब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बताया था, तो कैटलॉग कैबिनेट बताया था और उसमें जो ये रॉड डला था वो भी दिखाया था, है ना। तो अगर किसी को कैटलॉग कार्ड देखना हो तो शायद GDC पहुँच जाना, दिख जाएगा, है ना, अगर जो पढ़े होंगे। नहीं रखे हैं, देखो मेरे हिसाब से सब जगह साइड कर दिया गया है ना। मैं कहीं पहुंचता हूं तो लेकर आ जाऊंगा, मेरे पास है लेकिन खोजना पड़ेगा, है ना, यहाँ नहीं है, घर पे है। जब था नेशनल लाइब्रेरी में तो लेकर आया था ब्लैंक वाला, वो एकदम स्टैंडर्ड से कटा कुटाया बराबर रहता है, बढ़िया से उसको सुरक्षित करके आपको रखना है। ये क्या है, होल पे टाइट रहता है ना, तो यूज़र द्वारा ना तोड़ मड़ोड़ फोड़ फाड़ा नहीं जाता है ना। वो केवल ऐसे करके देखता है बस, जो खोज रहा है टाइटल के नाम से, सब्जेक्ट के नाम से, ऑथर के नाम से, वो दराज ऐसे निकाल कर पूरा नहीं खोलता है ना, वो तो टाइट रहता है, लॉक रहता है ऐसे करके, है ना, उसको घुमा खोलना पड़ता है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ एंट्री, इतने प्रकार की एंट्री होती है ना। आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो केवल मेन एंट्री बना के रख देना है। हम लोग मास्टर नहीं है तो नहीं करते हैं, है ना, यहाँ हमारे मास्टर नहीं है, बाकी सब में होता है। तो देखो आपसे पूछा जाता है कि एंट्रीज कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, याद रखना, ठीक है। मेन एंट्री, एडेड एंट्री, रेफरेंस एंट्री। मेन एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, एक किताब की सभी जानकारियाँ उस पर डाल दिया जाता है, ठीक है। एडेड एंट्री उसके अलावा और जो भी एंट्रीज बनती है उसको कहते हैं रेफरेंस एंट्री। तीनों एंट्री मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एडेड एंट्री के भी इतने एंट्री बन सकते हैं, क्या क्या, सब्जेक्ट हेडिंग एंट्री, जॉइंट ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल एंट्री, सीरीज एंट्री। सब क्या है, देखो जो सब्जेक्ट के हेडिंग पर बनता हो, सब्जेक्ट हेडिंग, जैसे सोशियोलॉजी, ठीक है। जॉइंट ऑथर मैं बलराम, मैं फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर बलराम, और तीसरा ये है तो तीसरा का भी नाम लिखते हैं, लेकिन चौथा ये जुड़ गए हैं कमलेश जी, तो एंड अदर करके डॉट लगाते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटर सहायक, एडिटर, संपादक, है ना, जो इमेज डाले हैं और बहुत सारे जो किताब में सहयोग किए हैं, ठीक है। टाइटल एंट्री समझ गए, जो किताब का टाइटल है, ठीक है। सीरीज एंट्री, है ना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की एंट्री कैसे होगी, सीरीज में होगी, क्योंकि वो आपको पता है ना 1 से लेकर 30 तक है, तो सीरीज में है ना, तो सीरीज एंट्री हो गया, ठीक है। एडिटर का अलग एंट्री और बना रहे हैं, कंपाइलर का अलग बना, कंपाइलर होना चाहिए, ठीक है। रिवाइजर, ट्रांसलेटर, देखो सबका बना हुआ है। इलास्ट्रेटर जो फोटो डालता है ना, जो उसमें छवि चित्र डालते हैं उसको इलास्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। पूछता है कभी कभार क्या कौन होता है इलास्ट्रेटर, है ना, तो जो इमेज उसमें डालते हैं, ठीक। सी रेफरेंस, सी ऑल्सो रेफरेंस, रेफरेंस की आप इसको देखो, जैसे कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस के नीचे लिखना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऊपर टाइटल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा सी रेफरेंस कंप्यूटर साइंस, मतलब आप कंप्यूटर साइंस देखो तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये केवल याद रखना है, डिटेल से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस तरह से हर चीज़ें लिखी जाती हैं है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री, मेन एंट्री आपको बनाना है, आप लाइब्रेरी में अगर कार्य करते हो तो केवल मेन एंट्री से आप संतुष्ट कर सकते हैं पाठक को, उसके अलावा ऑप्शन है बहुत सारा और एंट्री बनाने का, है ना। तो मेन एंट्री में कैसे कैसे लिखा जाता है, देखो कॉल नंबर सेक्शन यहाँ है, सेक्शन नंबर यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। नीचे से 4 डिजिट गैप रहता है, उसके बाद लिखा आता है हेडिंग सेक्शन, नेम ऑफ द ऑथर, यहाँ ऑथर का नाम लिखा जाता है। ये फॉर्मूला है एक तरह से कह सकते हैं गणित का, है ना। जो जो चीज़ें लिखी हैं आप उतार देना एज इट इज़, बस ये कनेक्टिंग सिंबल याद रखना। पैरेलल टाइटल बोला ना मैं, इक्वल टू लगा के लिखना है। अगर सब टाइटल है तो सब टाइटल, है ना,
उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन जिम्मेदार है उसका, सब किताबों पे लिखा रहता है, हम किताब खोलकर नहीं देखते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद एडिशन अगर है तो एडिशन, ठीक है, कहाँ पब्लिश हुआ है, कौन से पब्लिशर के द्वारा, कब पब्लिश हुआ है, ठीक है। पेज नंबर्स कितने हैं, प्राइमरी पेजेस समझते हैं आप लोग। अच्छा किताब अगर पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग पे जो रोमन पे पेज नंबर डाला होता है ना, वो प्राइमरी पेजेस कहलाते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 है ना, इंडो क्या बोलते हैं, इंडो अरेबिक है ना, 1 2 3 4 वो नंबर चालू होता है, वो लिखाता है। फिर बुक का साइज़ मेजरमेंट करते हैं, अधिकतर किताबें आपको 22 से 25 सेंटीमीटर के बीच ही मिलेंगी, ठीक है। फिर सीरीज़ का एंट्री करते हैं, नोट सेक्शन, अगर सीरियल है तो ISSN है ना, और ISBN है तो ISBN। फिर ट्रेसिंग सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, ये डॉट हाइफन लिखा हुआ है, कोलन लिखा हुआ है, ये डॉट हाइफन लिखा हुआ है। इस फार्मूला को अगर 4 से 5 बार लिखते हो, कोई किताब देता हूँ तो आप आराम से बना लोगे। क्यों? अगर फार्मूला याद है तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं आता है, ना कैपिटल लिखना है ना स्मॉल लिखना है, कुछ भी नहीं आता है। आपको मैं वो किताब दे दिया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑथर का नाम लिखोगे, है ना, यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑथर। कुछ भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम अभी हम जो मेथड है उससे लिखते हैं, हम केवल समझ रहे हैं, छोटा बड़ा जैसे लिखना है लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपको टाइटल दिख गया, आप पैरेलल टाइटल नहीं जानते हो लेकिन सब टाइटल जानते हो, है ना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आप रेस्पेक्टिव कुछ अध्ययन लिखा हुआ है ना, तो नेशनल लाइब्रेरी टाइटल हो गया, उसका जो कंपेरेटिव स्टडीज़ लिखा है और नेशनल लाइब्रेरी के साथ वो सब टाइटल हो गया, है ना। सब टाइटल लिख दिए, फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर किसी के बारे में दिया है तो लिख सकते हैं, जिम्मेदार जो हो, है ना। उसके बाद एडिशन, अगर और एडिशन निकला है, सेकंड एडिशन या फर्स्ट रिवाइज्ड है, उसको लिखना है। कहाँ से पब्लिश हुआ, तो कोलकाता से पब्लिश हुआ। पब्लिशर का नाम कोई एक भी, बंदोपाध्याय पब्लिकेशंस। कब पब्लिश हुआ, 2022 में हुआ था। नया एडिशन 2024 में हुआ तो वहाँ पर चेंज होगा, यहाँ सेकंड एडिशन लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें 10 रोमन लेटर वाले पेज नंबर डले हुए हैं, तो यहाँ पर रोमन लेटर पे 10 लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद 242 मान के चलो पेजेस हैं, तो 242 ऐसे कॉमा डाल के ना। फिर साइज़ ऑफ द बुक वो 22 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ 22 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर सीरीज एंट्री बनाएंगे, ISBN है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेन एंट्री का। इतना आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इतना आपको, अगर एक लाइब्रेरियन है हम भविष्य के, तो इतना पता रहना चाहिए। बनाओ या ना बनाओ बात की बात है, लेकिन आपको समझ और बोलने के लिए, सामने वालों को बताने के लिए इतना चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें पूरा 11 सेक्शन होते हैं, ठीक है। वही जो सेक्शन लिखा है, कॉल नंबर, हेडिंग सेक्शन, टाइटल एंड स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेक्शन, एडिशन सेक्शन, पब्लिकेशन सेक्शन, ये जो सब चीज़ें लिखा है ना, यही चीज़ें हैं, ठीक है। याद रखना है 11 सेक्शन होते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ से समझना चालू करना इजी तरीके से, ठीक है। कॉल नंबर है ना, कॉल नंबर सेक्शन मेन एंट्री का या प्रथम अनुच्छेद है। इसकी सूचना पुस्तक के टाइटल पेज के पीछे दी हुई रहती है। यह अनुच्छेद 3 डेटा से मिलकर बना रहता है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अगर आपको पूछा जाता है कॉल नंबर क्या होता है, तो ये 3 शब्द बस याद रखना, तीनों का योग जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉल नंबर, ठीक है। आता है कॉल नंबर क्या है, ये 3 चीज़ें लिखा रहेगा, बीच में प्लस का साइन रहता है या कॉमा रहेगा, है ना। तो ये 3 नंबर याद रख लेना, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर और क्लास नंबर। क्लास नंबर DDC नंबर होता है, बुक नंबर हम देते हैं। बुक नंबर का फॉर्मूला डॉक्टर सर रंगनाथन बताए हैं, है ना। और नहीं है तो जो सरनेम होता है उसका 3 लेटर उठाते हैं, है ना। ये मिश्रा हैं, कैसे मिश्रा साहब, आप मिश्रा हैं, अंडे पाठक पंडा, तो मिश्रा जी हैं, तो मिश्रा का 3 लेटर है ना। आपके नाम का जो सरनेम है उसका 3 लेटर यहाँ उठा लिए, है ना, बुक नंबर के लिए। रंगनाथन के फार्मूला में चले तो बहुत लंबा है, देखें आप लोग, है ना। तो 3 लेटर उठा लिए यहाँ पर, ठीक है। कलेक्शन नंबर आपके पास जो संग्राहक नंबर है उसका नंबर डालना है। तो ये 3 नंबर का जो मेल है, संयोग है, वो कॉल नंबर कहलाता है, याद रखना, ठीक है। कौन कौन सा नंबर, क्लास नंबर अर्थात DDC CC के द्वारा दिया गया है, बुक नंबर अब जो सर का सरनेम है उससे 3 लेटर उठा के बनाए हैं, और कलेक्शन नंबर, ये तीनों का योग क्या कहलाता है, कॉल नंबर कहलाता है। पूछा जाता है, मोस्ट IMP है, ठीक है। लिख लेना भैया, कॉल नंबर लिख लो आप लोग, अभी बता रहा हूँ मैं। कॉल नंबर इज इक्वल टू लिखना, कॉल नंबर इज इक्वल टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। हो गया। कॉल नंबर इज इक्वल टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। अब आपको डिटेल याद करने का ज़रूरत नहीं है क्या। ये तीनों का संयोग क्या कहलाता है, कॉल नंबर, ठीक है। अब देखो कॉल नंबर है ना, DDC से उठाएं, क्यों उठाएं, इंडियन हिस्ट्री का नंबर कितना है देख लो आप लोग, 934 DDC में है। तो कॉल नंबर यहाँ पर लिखते हैं, 934 लिखा रहा है, दिख रहा है, देखो ऊपर देखना एक बार ना, यहाँ लिखा है कॉल नंबर, है ना। तो कॉल नंबर सेक्शन में हम कॉल नंबर लिख लिए हैं, ठीक है। ये कॉल नंबर लिखा है ना, 934 हिस्ट्री का है।
अगर हिंदी लिटरेचर का किताब रहता तो 891.43, संस्कृत लिटरेचर रहता तो 891.21, है ना। अगर जनरल नॉलेज रहता तो 00, कंप्यूटर रहता 004, जो भी और सब्जेक्ट है ना, मेटाफिजिक्स 110, ऐसा जो भी XYZ अगर उसकी किताब है तो वो नंबर यहाँ डालेंगे। ये केवल 934 दिख रहा है ना। डिटेल क्लासिफिकेशन में जाते हैं, अगर 2453 है ना, सबको आपको इसी में एडजस्ट करना है ना। 6 डिजिट भी आगे जाता है इसके बाद भी, पॉइंट के बाद, तो भी आपको उसी में एडजस्ट करना है, छोटा छोटा लिख के, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सरनेम है। सरनेम को क्या बोलते हैं, बुक नंबर बनाया है ना हम लोग, MIS। तो जितना भी जो भी आप सरनेम लिखते हो या जिसका ऑथर है, आप अपने हिसाब से इसको बना दिए हो, है ना। ये बताया भी गया है कि सरनेम से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो MIS PAN पटेल PAT, है ना। तो स्टार्टिंग के 3, हाँ, PTL पटेल के, सॉरी PAT 3 लेटर ना, MIS मिश्रा का स्टार्टिंग का 3 लेटर सरनेम का, ठीक है। और ये कार्ड हमारे पास है, देखो एक एक करके भरते जा रहे हैं। कार्ड ब्लैंक है हमारे पास। पहले क्या भरे हम, क्लास नंबर, ठीक है। क्लास नंबर में DDC का नंबर आता है, जो सब्जेक्ट है उसका एक्चुअल क्लासिफिकेशन कर कर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं किया ना अपने मन से लगा दिए। अगर हमको 934 नहीं पता है तो हमको पता है 900 में हिस्ट्री एंड जियोग्राफी है, तो 900 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा कमज़ोर हैं, है ना। हमको क्लासिफिकेशन उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, तो हम मेन क्लासेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद हो गई यहाँ। हेडिंग सेक्शन, ठीक है। इस अनुच्छेद में लेखक का नाम उल्लेख किया जाता है। यह सूचना लीडिंग लाइन के प्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा से प्रारंभ होती है तथा यदि यह सूचना अगर रेखा पर पूर्ण नहीं होती तो उसकी निवृत्ति अगली पंक्ति पर तृतीय काल्पनिक रेखा थर्ड इमेजनरी इंडेंशन से अंकित किया जाता है, ठीक है। देखो ये हमारा सब्जेक्ट का वो किताब का डिटेल है, ठीक है। ये चीज़ हम पहले से भर लिए हैं। अब जब भी किसी भी ऑथर का नाम लिखना है, किसी भी लेखक का नाम लिखना है, पहले सरनेम लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी अगर सरनेम नहीं है तो आपको सरनेम डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। मेरे नाम पे सरनेम नहीं है तो कैसे लिखाएगा, कुमार सानू, है ना। कुमार है ही नहीं मेरे नाम में, है ना। मेरा नाम लकेश्वर प्रसाद लिखा है और सरनेम है ही नहीं। हाँ, प्रसाद को सरनेम बनाएंगे लेकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है। प्रसाद कोई सरनेम है, बिहार वाले 1-2 लिखते होंगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसका सरनेम है कि नहीं है। ऑथर के बायोग्राफी थोड़ा सा देखोगे ना, मेरी बायोग्राफी छपी नहीं है अभी, पता नहीं छपेगा कि नहीं, तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। नहीं है तो एज इट इज़ लकेश्वर प्रसाद लिख दो, है ना, अगर सरनेम नहीं है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या किया, हम सरनेम लिखें। सरनेम के बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना, ये कॉमा लिखना है, ठीक है। बिना कॉमा के आपका कैटलॉग खत्म है पूरा, है ना। सरनेम लिखने के बाद कॉमा लिख के फर्स्ट नेम लिखना है। अब जैसे जो भविष्य में आने वाली किताबें हैं उसमें मैं अपना सरनेम डाल के लिखूँगा, है ना, क्योंकि मुझे सरनेम से भी जाना जाए, मेरा भी कैटलॉग बने तो बने। तो यहाँ पर कश्यप लिखाएगा, उसके बाद कॉमा लिखाएगा, फिर मेरा शॉर्ट नेम लिखाएगा LP, है ना, या लकेश्वर जो भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखाएगा, है ना, हाइफन लिखाएगा, बस उतना ही रुकेगा, है ना भाई। उसके बाद अगर कोई पुराने ऑथर है जिनकी डेट ऑफ डेथ है तो हाइफन लगाने के बाद उनकी मृत्यु का वर्ष लिख देना है, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ रंगनाथन की किताब रहती तो कैसे लिखते हैं हम, रंगनाथन की किताब रहती तो ये है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है सबको, रंगनाथन, है ना, कॉमा SR, ठीक है, ऐसा लिखाएगा ना। देखो इजी है बहुत कैटलॉगिंग, हम कठिन समझते हैं, ठीक है। उसके बाद 1892, ये अंदर ही रहेगा ना, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद कब हुआ था भाई मृत्यु, 1972। देखो इसमें 4-5 चीज़ें आ गई, है ना। पहले क्या लिखे हम, सरनेम लिखे हैं, कॉमा करके फर्स्ट नेम लिखे हैं उसका, जो भी उसके साथ और है ना। और लंबा रहता है उसका नाम तो भी ऐसे डॉट करके लिखते हैं या पूरा नाम लिखते हैं, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखें दोनों को, और मृत्यु को दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं पूछा जाता है तो हाइफन का, डैश नहीं हाइफन, ठीक है। हम जो एक्चुअल में परीक्षा में डैश का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। बोलते ज़रूर हैं डैश, है ना, लेकिन हाइफन आएगा, ठीक है। तो याद रखना, सही है डैश, गलत नहीं है नहीं बोलता, लेकिन सही ऑप्शन नहीं है वो क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप जानते होंगे भाई किसी भी का जन्म और वो लिखने के लिए आप ऐसी करते होंगे, लिखते हैं कि नहीं, ये ऐसा लिखते हैं, कुछ भी करते हैं तो, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना आप, पहले सरनेम,
कॉमा, फिर फर्स्ट नेम, फिर कॉमा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर हाइफन, फिर डेट ऑफ डेथ। ठीक है। ये ट्रिपल सी में कैपिटल में लिखाता है ना। हो गया, ये समझ गए। आगे चलें। हेडिंग सेक्शन, ये वही है ना, ये टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, देखो ये दो चीज़ बना लिए हैं मैं ना। अब थर्ड इमेजनरी सेकंड के जस्ट बाद से चालू होता है। सब्जेक्ट का टाइटल क्या है? एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। ठीक, ये इंग्लिश में है, इज इक्वल टू लगाएं। पैरेलल टाइटल कौन से भाषा में है? हिंदी में। अगर यहाँ उर्दू, संस्कृत, उड़िया, बंगाली कुछ भी लिखा रहता तो भी लिखना है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, है ना। अब भैया उर्दू में ऐसा लिखा गया, ऊपर चांद की बिंदु लग गया, तो आप पढ़ पाओगे? कोई है ऐसे जो उर्दू पढ़ पाते हैं? एक आध गज़ल शायरी का शौक हो, वो पढ़ लेगा तो लिख सकता है ना, लेकिन नहीं पढ़ पाएगा तो कैसे लिखेगा? अब यहाँ दो चीज़ें हैं, दोनों पढ़ पा रहे हैं हम। पहला अंग्रेजी टाइटल है ना, उसके नीचे ब्रैकेट में या अलग से लिखा हुआ है हिंदी में प्राचीन भारतीय इतिहास। ये भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है। फ़र्क इतना है, ये ग्लोबली पता चलेगा, सबको पता चलेगा, सब पढ़ेंगे जानेंगे। इसको भारतीय पढ़ेंगे तभी जानेंगे, और बाहर जो पढ़ रहे हैं हिंदी लैंग्वेज वो जानेंगे। ठीक है। अब देखो कौन इसका वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मौर्य एम्पायर टू गुप्ता लिख दिए हैं उसमें। ठीक है, इसके साथ है, सॉरी ये सब टाइटल है, कोलन लगा है ना। कोलन लगा मतलब सब टाइटल है, जहाँ कोलन लगा है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद, ठीक, संपूर्ण जीवन परिचय, दो चीज़ें अलग अलग हैं। स्वामी विवेकानंद टाइटल है ना, लिखा नहीं रहेगा, एक साथ लिखा रहेगा। स्वामी विवेकानंद ऊपर लिखा रहेगा, नीचे ब्रैकेट में या नीचे अलग से संपूर्ण जीवन परिचय। तो आप स्वामी विवेकानंद को क्या लिखोगे? टाइटल लिखोगे, वो अदर भाषा में नहीं लिखा हुआ है। फिर कोलन लगाएंगे, है ना। कोलन लगाने के बाद क्या लिखेंगे? संपूर्ण जीवन परिचय। ठीक, तो सब टाइटल अधिकतर किताबों में होता है, देखना है ना, जो अच्छी किताबें हैं, है ना, उसमें सब टाइटल्स होते हैं। वो सब टाइटल्स ही बताता है कि उस किताब के अंदर क्या है। स्वामी विवेकानंद एक संपूर्ण जीवन परिचय है ना, उनका संपूर्ण जीवन परिचय, उसमें लिखा हुआ संक्षिप्त जीवन परिचय, तो वो सब टाइटल होगा। ठीक है, तो इसमें टाइटल लिखें, इज इक्वल टू लगाएं। इज इक्वल टू किसके लिए लग रहा है? पैरेलल टाइटल, है ना, समानांतर टाइटल के लिए, जो दूसरे भाषा में है, जिसको हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोलन लगाकर उसका क्या लिखना है? सब टाइटल, है ना। उपाख्या हिंदी में बोलते हैं, हिंदी ज़्यादा ईजी है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हम क्या किए हैं, थोड़ा थोड़ा भरते जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, इजी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेक्शन। अब देखो यहाँ तक लिख लिए थे, है ना, एक स्लैश लगाना है। ठीक है, देखो पढ़ लो पहले, फिर बता देता हूँ। ठीक है, मुख्य आख्या, समांतर आख्या, उपाख्या का उल्लेख करने के पश्चात डायगोनल स्लैश तिरछी रेखा लगाकर दायित्व कथन के रूप में सबसे पहले लेखक का नाम सामान्य शैली में, उसके पश्चात यदि कोई कोलैबोरेटर है तो उसका नाम, फिर सेमीकोलन लगा के चिन्ह लगाते हैं, उसके पदनाम का उल्लेख करते हैं, उसके नाम का उल्लेख करते हैं, सकारक के नाम को भी सामान्य शैली में ही अंकित करते हैं। पढ़ लिए। अब देखो क्या करते हैं, ये कॉमा लगाएं, है ना, बाई वी.डी. मिश्रा। ठीक है, उनका नाम लिखें फिर से, एडिटेड बाई, कौन संपादन किए उस किताब का? जे.एन. पांडे। ठीक है, दिख रहा है वी.एन. मिश्रा, ये सिंबल याद रखना ना, सेमीकोलन। ठीक है, ये थोड़ा सा फट रहा है ना, सेमीकोलन कैसे बनता है, आप PMST देखे हैं ना, तो याद रखना। ठीक, फिर छोटे अक्षर में लिखना है एडिटेड बाई, बड़ा में ED नहीं लिखना है। ठीक है, वरना एडिशन हो जाएगा, कुछ समझ नहीं। कैटलॉगिंग बहुत सोच समझ के बनाना है। एडिटेड बाई किसके द्वारा संपादक किया गया है? जे.एन. पांडे के द्वारा। कुछ चेंजेस हुआ? कुछ नहीं, एक स्लैश याद रखना, ऑथर का नाम लिखना, उसके सहायक का नाम लिखना, अगर कोलैबोरेटर है तो कोलैबोरेटर, एडिटर है तो एडिटर का। ठीक है, बस कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ है, चीज़ों को समझना, हिंदी बाद में पढ़ लेना, देखोगे तो समझ आएगा। ठीक है, पहले हम क्या किए, टाइटल लिखें, फिर इज इक्वल टू लगाएं, फिर पैरेलल टाइटल लिखें, फिर कोलन लगाएं, फिर सब टाइटल लिखें, फिर ऑथर का नाम लिखें, उसके बाद स्लैश लगाए हैं, है ना, स्लैश लगाए ना, ऑथर का नाम लिखें, उसके बाद किसका नाम? संपादक का। ठीक है, एडिटर जे.एन. पांडे एडिटर ना, लिखा हुआ एडिटेड बाई, है ना, अब वहाँ एडिटर नहीं लिखना। ठीक है, अगला देखो, कुछ आगे बढ़ा, एडिशन ऐड किए। एडिशन ऐड करने से पहले किसका यूज़ कर रहे हैं? डॉट और हाइफन का, है ना। ये देखो ये दिख रहा है, ये अलग अलग है, डॉट और हाइफन। ये है ना, डॉट ऐसे लिखा है, ये है डॉट
ऐसा है ना। ये करने के बाद हमको जो चीज़ लिखते हैं फिर वैसी चीज़ लिखते हैं, मतलब वो ख़त्म हो चुका है पूरा। जैसे यहाँ थर्ड एडिशन लिखा है, इसके बाद डॉट हाइफन लगा दिए, मतलब ये एडिशन का पार्ट पूरा ख़त्म हो गया, फिर एक नया चालू हो रहा है। ठीक है, डॉट हाइफन, ये याद रखना भैया, डॉट है ना हाइफन ऐसा लगा दिए, मतलब वो एडिशन पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका। अब जो भरेंगे वो नया चीज़ रहेगा कुछ, समझ रहे हैं ना। ये सिंबल अगर कहीं लग गया मतलब वो समाप्त हो गया, ये फुल स्टॉप एक तरह से कैटलॉग का है ना। इसके बाद नया चीज़ चालू कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एडिशन दिया रहता है। अगर कोई रिवाइज्ड एडिशन लिखा है तो आपको ऐसा उतारना है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड लिखा है, उसकी जगह फोर्थ है ना, RVE एडिशन, ठीक है, ऐसा लिखना है। आता है बहुत सारे एडिशन जब बनाओगे तब, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, जहाँ से पब्लिश हुआ है ना उसका डिटेल डालना है आपको। ये सब किताबों में रहता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है बस उसको सही से जमा रहे हैं, है ना। DDC भी ऐसा है, हमारे पास हर चीज़ है, बस उसको खोज रहे हैं। इजी इसीलिए है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, हम लोग कठिन मानते हैं इसलिए कठिन लगता है, ठीक है। अभी देखते जा रहे हैं, आप लोग को समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो थर्ड एडिशन लिखें, अब जगह का नाम लिखें न्यू दिल्ली, पब्लिशर का नाम लिखें, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है वो लिखें, ठीक है। देखो यहाँ डॉट हाइफन लगाएं, खत्म हो गया रोल, ठीक है। न्यू दिल्ली कोलन है ना, कॉन्सेप्ट पब्लिशर कॉमा 2015 डॉट, है ना। इसके जगह है ना जो भी पब्लिशर आपका किताब में लिखा है उसका नाम डालना है, कब पब्लिश हुआ था वो डालना है, ठीक है, कहाँ पब्लिश हुआ था वो डालना है, ठीक है। हो गया, इतनी चीज़ें ऊपर लिखा है, पढ़ लो। चौथे अनुच्छेद की समाप्ति के पश्चात डॉट डैश है ना लगा कर, देखो डॉट डैश बोला गया है लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, हाइफन रहता है। ये भी याद रखना, ये हमारी बोलचाल की भाषा है, डॉट डैश है ना। लगाकर प्रकाशन वितरण के स्थान कोलन, प्रकाशन वितरण का नाम कॉमा, प्रकाशन वितरण का वर्ष लिखते हैं। लिखने का मेथड बताया है, उससे ज़्यादा ईजी ये है, ऊपर लिखा है उससे ज़्यादा ईजी है कि नहीं, देख के समझ आ रहा है हमको, आ रहा है ना। ये थोड़ा सा फट रहा है, मैं इसका और ईजी वो भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, क्या होता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, हाँ पूछा जाता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। विवरण डिस्क्रिप्शन का हिंदी है ना। आकार आकृति दोनों सेम है कि अलग अलग है, आकार, हाँ बताइए, हाँ वो हार्डवेयर कहलाता है ना, सही है कि नहीं भाई, जिसे देख सके, छू सके, महसूस कर सके वो हार्डवेयर कहलाता है। गलत है कि सही, सही है ना। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, जिसे नहीं छू सकते देख सकते हैं, बहुत अच्छा डेफिनेशन है ना। तो भैया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर थोड़ा सा चेंजेस करो, है ना। सॉफ्टवेयर जिसे देख सकते हैं, महसूस, मतलब इस तरह से मैं सॉफ्टवेयर हूँ, है ना, मुझे देख सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, हाँ मैं सॉफ्टवेयर हूँ, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन सॉफ्टवेयर का है ना, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, कोड बनता है, वो जाके सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है ना। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखो फिजिकल डिस्क्रिप्शंस क्या होता है। ये जो पेज है ना, आप किताब में नहीं ला पाया, किताब है मेरे पास, बहुत सारी किताबें, उसमें किताब ला के दिखाता है जिसमें रोमन पे छपा है। एक नहीं, बहुत सारे अच्छी किताब हैं जिसमें 50 पेज कम से कम रोमन पे छपे रहेंगे, है ना। तो आपको दर्शाना है, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं एक बार, फिर बताता हूँ। फिजिकल डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है ना। उसमें क्या रहता है, पेजिनेशन। सबसे पहले पेज के बारे में, कितना पेज छपा है। दो तरह के पेज हैं, पहला जो है ना स्टार्टिंग का जो पेज होता है ना, लिखा है प्रारंभिक लघु रोमन, स्मॉल रोमन में लिखा जाता है। ये कभी कैपिटल में नहीं रहेगा ना, याद रखना। जो कैपिटल लिखा मतलब कैटलॉग गलत है ना। इसीलिए हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए ओरिजिनल कैटलॉग नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं, हम बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, है ना। हमको थोड़ी ना पता है छोटा में लिखना है, लेकिन नियम कहता है कि छोटे अक्षरों में लिखना है। आप ओरिजिनल किताब, अगर आप लोगों के पास कोई भी सा किताब होगा, अगर फर्स्ट रोमन पे होगा, छपा होगा, वहाँ देखना स्मॉल लेटर पे ही छपा होगा, गारंटी देता हूँ। कहीं भी कैपिटल में नहीं छपेगा, मतलब पेज नंबर के नीचे ही ना ऐसी रोमन के छोटे अक्षरों पे छपा होगा, ठीक है। दो तरह से हैं। टोटल पेज 280 है। स्टार्टिंग का जो पेज है जहाँ से एक नंबर नहीं चालू है ना, इंडो अरेबिक में एक नहीं चालू है, उससे पहले कि जितनी नंबर हैं, अगर पेज नंबर नहीं डाला है तो आपको गिन के रोमन में डालना है ना। कई ऐसे किताब हैं जिसमें पेज नंबर नहीं डले रहते हैं, तो किताब बहुत सारा मैं देखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। कई ऐसे किताब होते हैं जिसमें पेज नंबर नहीं होते हैं, बीच से चालू होगा पेज नंबर 1 करके, लास्ट में 280 में ख़त्म। तो आपको हाथ से काउंट करके लिखना है ना कि इतने रोमन पे है, स्मॉल लेटर पे लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, 280 पेज लिखना है, ठीक है। साइज़ 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर जो भी है। दो तरह के हो गए। इलास्ट्रेटर, अगर कोई इमेज डाला हुआ है, छवि डाला है, उसके लिए वो पढ़ने वाली चीज़ें यहाँ से देखो, ठीक है। देखो वहाँ तक ख़त्म किए थे, 2015 में पब्लिश हुआ था। हम जो बुक रखे हैं ना, उसका 12 पेज इंट्रोडक्शन है,
जो रोमन लेटर पे लिखा हुआ है। ये 12 लिखा है ना, 10 और 2 12, फिर कॉमा लगाएंगे। उस किताब में कुल कितने पेजेस हैं, 280 लिखा हूँ। अगर 500 पेज हैं 500 लिखना है आपको, और पी लिख कर कोलन यूज़ करना है। ILL इलास्ट्रेटर के लिए ILL लिखना है, ठीक है। ऐसे में दिख रहा है आप लोग को, ILL है ना, यदि इलास्ट्रेटर। उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है, फिर बुक का साइज़ लिखना है, और स्मॉल में सेंटीमीटर लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है। हो गया यहाँ तक फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो सीरीज़ वाली बात आती है तो ब्रैकेट में है ना, इंडोलॉजिकल न्यू बुक सीरीज़ नंबर 12, ये 12 नंबर का सीरीज़ था ये जो किताब है ना। अगर कुछ और है नंबर चेंज करना है, बाकी सब सेम लिखा है। टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा ना, उसमें लिखा रहेगा। सीरीज़ वाले किताबों में सीरीज़ लिखा रहता है, ठीक है। डॉट हाइफन याद रखना, देखो सेंटीमीटर के बाद डॉट हाइफन लगाए हैं, मतलब वो खत्म हो गया बुक का फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिर एक नया सीरीज़ चालू कर रहे हैं, क्या, सीरीज सेक्शन, ठीक है। देखो अब बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस है ना, बिब्लियोग्राफी ऑन पेज 270 से 80। बिब्लियोग्राफी समझते हैं ना, जिस किताबों से इसको लिया गया है ना, समझते हैं ना, रेफरेंस बुक जिसको बोलते हैं, कि आपको किससे पढ़ना है या किससे उठाया गया है ना। हर किताब के पीछे रेफरेंस बुक लिखा रहता है, जो अच्छी किताबें होती हैं, कि भैया मैं यहाँ से उठाकर मर्ज कर आपको किताब दिया हूँ, है ना। अब बायोग्राफी वाली किताबें में आपको इसका उनका ऑफिशियल होम टाउन से कुछ लिए होंगे तो लिखा रहेगा। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति जो ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, खुद की बायोग्राफी खुद लिखे हैं, है ना, वो कहाँ से रेफरेंस देंगे, वो तो खुद का जीवन लिखे हैं ना। ये बात किताबों की हो रही है ना। हिस्ट्री का रेफरेंस कहाँ से लेंगे, बहुत सारे ऑफिशियल सोर्स हैं, यूनेस्को हेरिटेज है ना, वहाँ से अगर लिए हैं तो उसको उस किताब के अंदर 10 पेज में मेंशन किए हैं कि मैं यूनेस्को से लिया हूँ, है ना, जो भी संधि हुआ था इतिहास में उससे लिया हूँ। समझ रहे हैं ना, रेफरेंस एक तरह से कि किस किस मटेरियल से उठाकर मैं अपने बुक पे कंपाइल किया हूँ, है ना। उसी चीज़ को लिखा है कि मेरे किताब को पूरा पढ़े हो, उस किताब में जितना कंटेंट है उसको मैं किस किस बुक से लिया हूँ, है ना, या किस किस सोर्सेज से लिखा हूँ। सब सोर्स का डिस्क्रिप्शन जो है 210 से 70 से 280 पेज में है। देखें आप लोग, देखें कभी किताब के पीछे, अच्छी किताबों के पीछे होता है ना, साइंस वाले जो होंगे, जो पढ़ते होंगे, मास्टर किए होंगे, उनके पीछे देखना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपको सिलेबस दिया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, है ना, उसके नीचे में रेफरेंस बुक लिखा रहता है। वो बुक को उठाना, उसके पीछे लिखा रहता है कि मैं यहाँ से उठाया हूँ। अब स्कूल वाले बच्चों का जो मटेरियल है वो NCERT से उठाया जाता है। नीचे उनको क्रेडिट देना ज़रूरी है ना, बिना क्रेडिट के कुछ नहीं, है ना, समझ रहे हैं ना। अगर आप किसी के बुक से कुछ कंटेंट उठाते हैं तो बाकायदा उसको साइटेशन लिख कर दिया जाता है ना। 3 प्रकार के साइटेशन लिखने के टेक्निक होते हैं, जानते हैं कोई साइटेशन लिखने के टेक्निक? मास्टर वाले कौन कौन है? मास्टर हो गया लाइब्रेरी साइंस में, हाँ हो रहा है GDC से ही। देखो मास्टर वाले जो भी हैं या बैचलर वाले जो भी हैं, 3 तरह के साइटेशन स्टाइल होते हैं, है ना, जानते हैं आप? MPA APA सुने हैं कि नहीं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल। लिखने का टेक्निक है कि मतलब जिसको क्रेडिट दे रहे हैं उसको किस तरह से लिख कर क्रेडिट देना है। अगर बिना क्रेडिट दिए लिखेंगे तो क्या होगा, कॉपीराइट, है ना, मैं केस कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, भाई मेरा मटेरियल उठा के आप कॉपी करोगे तो मुझे तो क्षति पहुंचेगा ना, तो मैं तो कंप्लेन करूंगा ही। अगर मुझे क्रेडिट देते हो और मुझसे कंसल्ट करते हो कि सर मैं आपका कंटेंट मेरी बुक में उठा के डाल रहा हूँ, तो सामने वाला अगर अच्छा व्यक्ति है तो राज़ी होगा, और थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है तो मेरा कॉपी नहीं करना है। वो भी कहाँ किया, वो भी कहीं से ना कहीं से कॉपी किया है ना। हर जगह सोर्सेज हैं, बस आपको कंपाइल करने आना चाहिए। तो उसका डिटेल लास्ट के 10 पेज में देना ज़रूरी है ना। तो वो 10 पेज हैं जो उसका डिटेल है कि हम कहाँ कहाँ से सोर्स को उठाएं। तो 270 से 80 एक नया चीज़ जोड़ दिए, ठीक है। न्यू बुक सीरीज़ और देखो न्यू एडिशन, अगर जो किताब पहले से चलती आ रही है उसका नया संस्करण आता है ना, न्यू एडिशन। और न्यू बुक बोल रहे हैं, हाँ वो नया बुक सीरीज़ होगा उसका, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का VD मिश्रा का और किताब होगा, लेकिन ये नया सीरीज़ होगा उसी टॉपिक पर, हाँ उसी टॉपिक पर। देखो रिसर्च बढ़ते जा रहे हैं ना, सीरीज़ वाली किताबों में देखना आप करंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है, वो समय के साथ अपडेट होते हैं। सीरीज़ लाने का यही मतलब है ना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 30 वॉल्यूम में था, उस 30 वॉल्यूम में पूरे संसार की समस्त जानकारियाँ भरी हुई है। किताब को लेना मुश्किल है, बहुत महंगा है, नहीं लेते हैं, बहुत रेयर चांसेस है जब खरीदते हैं। आप देखना, अब सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ तो पंचायत है ना, फर्स्ट पार्ट निकालें, उसकी अपार सफलता के बाद सेकंड पार्ट, उसकी अपार सफलता के बाद तीसरा पार्ट, और चौथा में फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो देखेंगे, है कि नहीं? देखें है कि नहीं? ये क्या है, लोगों की रुचि के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो आप जब 2 किताब लिख लोगे आपके पास फीडबैक आने लगता है कि और लिखो, है ना।
किसी ऑथर को मोटिवेशन और इम्प्रूवमेंट कब मिलता है? जब फीडबैक मिलता है ना। अब भैया आप किताब बेस्ट सेलर में आपकी किताब चले गई तो आप उसका सेकंड एडिशन निकालोगे, वो कहानी जहाँ तक रोके हो, मान के चलो कुछ कहानी जहाँ तक रोके है, ज़बरदस्ती उसको फिर से नया मोड़ ला कर एक नया चीज़ बनाओगे। एग्जाम्पल के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतना चलता है कसम से, घर वाले मेरा नाम भूल गए हैं, उसको नहीं भूले, है ना, आज तक चल रहा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। ऐसी कुछ और सीरियल्स थे क्या, कुमकुम उमकुम, वो सब बंद हो गया है ना। हमारे समय टीवी में यही सब चलता था, खाना खा रहे हैं तो सच है ना कुमकुम से, है ना, बस यही चीज़, मतलब दिमाग में और कुछ याद नहीं है, सिर्फ वही याद है। वो समय के साथ उसको अपडेट करने से बोरियत हो जाता है ना, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। किताब भी लिखने वाला व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को सोचकर, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हो। लिखने के लिए हर कोई किताब लिख देगा, मैं बोला था एक समय बायोग्राफी लिख के लाना, अपना अपना कोई नहीं लाया आज तक। लिखोगे सबके वर्ड को पढ़ के मैं भी हंसूंगा और आप लोग भी हंसोगे कि मैं ऐसे लिखा हूँ। शब्दों का चयन और लिखने की शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन लिख दें कि किताब में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से उठाएं। फिर अगला सेक्शन जो है ISBN लिख दिए, ठीक है। क्या होता है ISBN का फुल फॉर्म? पीछे पता है? ISBN का फुल फॉर्म पता है? किनको किनको नहीं पता है वो बताओ। आपको नहीं पता है, ठीक, और आपको भी नहीं पता है। देखो 5-6 लोग हैं, ISBN का पूरा नाम नहीं पता है ना। वो किताब दिखाओ, पीछे दिखाओ, देखो इसमें ISBN छपा है ना। वो हर किताब में ISBN छपता है, या आप भी छपवा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि पब्लिकली आप बेचना चाहो तो छपवाना, ठीक है। ISBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। ऐसे ISSN होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। फर्क कितना है, ये 13 डिजिट का होता है, वो 8 डिजिट का होता है, सुने ना, 8 डिजिट, ठीक है। ISSN 8 डिजिट का क्यों होता है, अगर याद रखना है तो S को IS में SS जो है उसको 8-8 बना दो, आप जोड़ दो, S को 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 से याद रखना, ISSN में कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट। ISBN में 13 डिजिट। पहले कितने डिजिट होते थे, मैं दिखाया हूँ 10 डिजिट होते थे, ठीक है। इसका यूट्यूब पे लेक्चर है, आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है ISBN से क्वेश्चन, हर किताब के पीछे और फ्रंट में भी रहता है, ठीक है। फ्रंट में रहता है, देखो, है ना। हम किताब को डिटेल कभी नहीं पढ़ते हैं, किताब में हर चीज़ें हैं। ये जितनी चीज़ें लिख रहा हूँ ये सिर्फ किताब से उठा के लिख रहा हूँ, कोई भी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखे हैं, ISBN लिखने 97-81-700, 10 डिजिट है। कितना डिजिट है देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट हो गया है ना। 2 2 4 11 डिजिट हो गया है। पढ़ाया हूँ गोल्डन पोस्टर, नाम सुने हैं, देखना उसमें है, ठीक है। पहले 9 डिजिट था, 10 डिजिट हुआ। ये मिस प्रिंट लग रहा है मुझे, फिर भी देखना एक बार, ठीक है। ये 10 डिजिट रहेगा या 12 डिजिट, 13 डिजिट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही लिखना है ISBN, फिर कोलन लगाना है, चुपचाप एज इट इज़ नंबर उठाना है, अपने मन से नहीं लिखना है। छपा छुपाया चीज़ है ना। अभी तक कोई चीज़ ऐसा है जो हम लोग सोच कर लिखे होंगे नहीं, केवल कनेक्टिंग सिंबल याद रखना है और जो दिया है उसको उतार देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं बता पाऊंगा इतना को कि नहीं पता नहीं, ठीक है। आगे देखो इसका क्या बन रहा है, ट्रेसिंग सेक्शन बन रहा है कि कहाँ कहाँ इसको खोज सकते हैं ना। ये 3 नाम बन गए, एक सब्जेक्ट का नाम, एक ऑथर का नाम, एक टाइटल का नाम, है ना, बना ना, और एक पांडे का नाम। पांडे कौन था, एडिटर था, है ना, एडिटर के नाम पर बना। देखो अब ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, अब यहीं तक रखना है आपको, है ना। इसके आगे के जो हैं वो कठिन नहीं है, ईजी है, वो आप जो अपने हिसाब से बनाना है। ये जितना चीज़ लिखे हैं ये नहीं लिखना है, रेस्ट एज अ सेम एंट्री, जो पहले लिखा है वही चीज़ है। आगे दिखाता हूँ आपको, है ना। देखो एक्सेशन नंबर नहीं लिखा था, एक्सेशन नंबर यहाँ लिखा जाता है ना। बाएं पर हाशिया अग्र रेखा के नीचे चतुर्थ पंक्ति पर लिखा जाता है, यहाँ से ऐसे काउंट करना, 4 लेटर ऊपर लिख देना। और हम लोग जब पढ़ते थे, हम करते थे तो अपने हिसाब से बीचों बीच लिख देते थे, समझ रहे हैं ना। तो लॉजिक भी यूज़ करना चाहिए, जरूरी नहीं है एकदम नाप के ही लिख रहे हैं, है ना। लगना चाहिए कि भाई यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सेशन नंबर है 12436, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एडेड एंट्री, मेन एंट्री उतना उस टाइप से बनता है, एडेड एंट्री कैसा बनता है देखो। एडेड एंट्री और इजी है ना, पहले लिख दिया सब्जेक्ट का नाम, ऑथर का नाम एज इट इज़ उतार दिए, यहाँ पर कुछ भरना पड़ा नहीं, भरना पड़ा, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, जैसा मेन एंट्री पे है वैसे यहाँ छाप देना है, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण शब्द है कि जब सब्जेक्ट ऊपर लिखा जाएगा तो सारे शब्द दीर्घ अक्षरों के कैपिटल में होंगे। देखो कैपिटल में लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री, है ना, इंडिया। उसके बाद जॉइंट अथर, अगर कोई दूसरा आदमी है उसके नाम पर लिखना है तो उसका एक नाम लिखेंगे, है ना, पाठक, है ना, कॉमा लिखे हैं, फिर से वही लिखे हैं नीचे इसका टाइटल को, तो जो मेन ऑथर है उसका नाम रहेगा ही रहेगा। फिर नीचे क्या लिखे हैं, रेस्ट एज अ सेम एंट्री, सब में वही लिखाएगा, ठीक है। देखो ये जॉइंट ऑथर है
एडिटर कोलैबोरेटर है ना, पांडे लिखा हूँ शुरू में, फिर सेम टू सेम उतारूँ। ये टाइटल पर बन रहा है, लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं लिखा हुआ, याद रखना ना। सेम टू सेम उतारना है, कुछ करना है नहीं करना है, ठीक है। देखो रेफरेंस एंट्री कैसे बनता है ना, दिखा रहा हूँ, एक दो बता दे रहा हूँ। ये उस पर बर्ड्स पे बना है, इधर से बनेगा कंप्यूटर साइंस। ये एग्जांपल है ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर साइंस की किताबें हमको देखना है, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखना है या कंप्यूटर देखना है, जो भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में जाओगे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, पढ़े हैं ना। अगर ये तो इसी बता रहा है सी ऑल्सो, देखो आप किसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से हैं। चाहो तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किताब खोलो, आपको कंप्यूटर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे से है ना। आईटी सेक्टर किससे, कंप्यूटर साइंस से ही, ऐसे ही बनाते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। कैटलॉगिंग कठिन लगा कि ईजी लगा? आपको ये स्लाइड मैं दे दूंगा, ठीक है। स्लाइड देने के आपको देखकर घर में बनाने का कोशिश करना, जो आपके पास किताब है। बस आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कनेक्टिंग सिम्बॉल्स हैं, है ना, वो याद रखना। वहाँ से पूछ सकता है भाई, कभी डॉट हाइफन लगाएं तो क्या होता है, तो ख़त्म हो जाता है, फिर नया चीज़ें चालू होती हैं, ठीक है। देखो एक इसका फोटो खींच सकते हो या इसका मैं भेज दूंगा, है ना। ये चीज़ें पूरा भर गई मेन एंट्री पे, पूरा जितने किताबों में डिटेल्स दिया हुआ है वो लिख दिए, है ना। इसको लिखे कैसे हैं, जो फर्स्ट में स्ट्रक्चर बताया था ना, उसी पर उतार दिए हैं एज इट इज़। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है, हमारे घर में, हमारे किताब में हमारे पास उपलब्ध है, उसको एज इट इज़ उतार दिए हैं, ठीक है। समझ आया ना? आया? कुछ डाउट हो तो बताना भैया, ठीक है। इसका सबका डिटेल पढ़ना घर जाके, ठीक है। कैटलॉग कार्ड का बताओ भाई, कैटलॉग कार्ड का साइज़ क्या है? हाँ 12:5 और होल का साइज़ ये 1 सेंटीमीटर ऊपर बस रहता है। ये कुछ है, थिकनेस है, याद नहीं आ रहा है मुझे, थिकनेस है उसका, उसी पर ही उसको होल किया जाता है ना। 0 पॉइंट समथिंग कुछ है, याद नहीं आ रहा है मुझे। ये 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है बस, ठीक है। वैसे नहीं पूछा है, फिर भी आप खोज के बता दूंगा मैं। ऐसा समथिंग कुछ नहीं, ये थिकनेस है 0.025 ना, कार्ड का थिकनेस होता है, ठीक है। कार्ड का भी थिकनेस स्टैंडर्ड से है ना, मतलब ये पन्ना जो रखते हैं हम लोग, पेज रखते हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए, उसका थिकनेस भी है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट उससे बताऊंगा, ठीक है। थिकनेस से भी क्वेश्चन आता है कि इस कार्ड की मोटाई कितनी है ना। 0.025 सेंटीमीटर जो बोल रहे हैं वैसा ही है, मैं क्वेश्चन पे बता दूंगा। हाँ mm में होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा। हाँ सब्जेक्ट एंट्री में देखो, ट्रिपल सी अभी मैं ऐसा एंट्री नहीं बताया हूँ ना, ट्रिपल सी जस्ट अपोजिट है ना। ट्रिपल सी में क्या करते हैं, जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है उसको हटा देते हैं। कल बताया ना मैं, क्या बोला रंगनाथन साहब, बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति पेज नंबर और किताब के साइज़ से किताब नहीं ढूंढता है ना। तो ट्रिपल सी की एंट्री कल थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा, मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, यही ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। अब बता रहा हूँ, जो कोहा वोहा यूज़ करते हैं ना, उसमें ये सब डिटेल भरेंगे हम, टाइप बस करके, है ना। वो जनरेट किस तरह से होगा, ये जो लास्ट में कैटलॉग बताया ना, ऐसे जनरेट होगा। हम लोग जो कोहा सोल सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर में डिटेल भरेंगे ना, तो ऐसा निकलेगा, सेम साइज सेम डिटेल। ना उसमें कोई भी कनेक्टिंग सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। उसमें सेक्शन बना होता है, मार्क जो है ना, आगे पढ़ेंगे, है ना। मार्क टैग बना होता है, मार्क टैग में 020 में ISBN लिखना है, सब नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को आपको याद रखना है। 300 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, 245 में टाइटल रहेगा, है ना। 245 नंबर कहीं लिखा है तो आपको टाइटल को भरना है वहाँ। सबको एक एक नंबर दे दिया गया है ना, उसे ही मार्क कहते हैं, मार्क टैग कहते हैं, मार्क टैग, है ना। तो 245 में टाइटल डालना है ना। 245 नंबर जहाँ लिखा है किताब का टाइटल भरना है। तो आप जैसे किताब का टाइटल भरोगे वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। सबका एक एक नंबर दिया हुआ है, उस चार्ट को आपको याद रखने में पूछा जाता है, ठीक है। वो सब में टैग दिया हुआ है, सब टैग में सब डिटेल को भरेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो ऐसा बन के आएगा, है ना। फिजिकल डिस्क्रिप्शन 300, है ना। ये नंबर दिया हुआ है, आपको याद करना है, बताऊंगा, इसी तरीके से याद कर लेना। कहीं आप कैटलॉगिंग बेस पर या कैटलॉगर का परीक्षा देना चाहते हो तो वही चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना, कि कहाँ कैसे लिखते हैं। इसके अलावा और गहनता से पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन गहनता से अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है यहीं से पढ़ना है। समझ रहे हैं बातों को मेरा, है ना। पूछा जाता है आपसे, क्योंकि अभी देखो आपको ये नहीं बनाने के लिए देंगे, आपको सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए देंगे, है ना। जहाँ भी जाते हो आप बोलेंगे आपको सॉफ्टवेयर में एंट्री करो, तो आप सोल, कोहा और कुछ सॉफ्टवेयर पता है किसी को, एवरग्रीन और ग्रीन स्टोन और ओपेक नहीं है, और उसी में सब में ओपेक मिलेगा जितने सॉफ्टवेयर हैं, और लिप्सिस और
कोहा और क्या बिब्लियोटेक और सॉफ्टवेयर आप किताब में छपा है देखना है ना, वर्चुआ है ना, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री हैं, ओपन सोर्स हैं, जो क्लोज सोर्स हैं, दोनों हैं। आप लोग को पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, एक ग्रंथालय, कोई उसका नाम नहीं लिया, मैं सोच रहा था वही लेंगे करके, है ना। हाँ, एक स्कूल कहीं भी करें ना भाई, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है कि नहीं, उसमें भी कैटलॉग जनरेट होता है। तो ये सब का मार्क टैग मैं बताऊंगा, आप याद रखना है आपको, ठीक है, परीक्षा में पूछेगा। तो वो मार्क टैग इसलिए दिया गया है कि टाइटल को आपको किस में डालना है, 245 नंबर में, जहाँ ISBN है 020 में, ना कि 021 लिखा है उसमें ISBN भर दी। पैरेलल टाइटल का अलग नंबर है, सब चीज़ का एक एक ठो नंबर दिया हुआ है। आपके किताब में जो इन्फॉर्मेशन है उस नंबर पर उस इन्फॉर्मेशन को पुट कर दो, जनरेट करो, आपको ऐसा कैटलॉग बना बुनाया मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फोटो खींचना है आप लोग, लिख लेना बिल्कुल, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। ये केवल आपको कैटलॉग, आप लोग अपरिचित हैं, है ना, अब परिचित हो गए होंगे मुझे लगता है ना। जो लाल स्याही वाली बातें हैं उसको पढ़ना, अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। पूछा कहीं कहीं जाएगा फिर भी याद रखना, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हो गया। हो गया, किनका नहीं हुआ है भाई? हो गया। एक इसको याद रखना, यहाँ साइज़ लिखा हुआ है कैटलॉग कार्ड का, ठीक है। होल का साइज़ आप पूछें, कल मैं कंफर्म खोज खाज कर बता दूंगा, पूछा नहीं जाता है। 1 सेंटीमीटर ऊपर है ना, 1 सेंटीमीटर ऊपर। देखो दोनों में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर वाला ऑप्शन है ना, तो 7.5 इंटू 12.5 लिखा रहेगा, 4.3 ऐसा करके आपको उलझाएगा, है ना। तो सेंटीमीटर वर्ड बस याद रखना, अगर सेंटीमीटर की बात आती है तो 12.5 है ना इंटू 7.5 याद रखना। अगर ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है उसको क्या बोलते हैं, इंच बोलते हैं ना। तो 5 इंच और 3 इंच, 6 इंच नहीं भाई, गलत, क्रॉस करना, ठीक है। 5 और 3 का वो करना उसके आता जाएगा, ठीक ठीक है। हो गया। देखो यहाँ क्या, हाँ रखते हैं ना, मैं बोला ना, एक कार्ड के एवरेज 6 एंट्री रखते हैं, 6 एंट्री बनाते भी हैं। और ज़्यादा है, आपके पास जगह है, पता है 24 एक कार्ड में, एक कैबिनेट में 24 कैटलॉग कार्ड भरा सकते हैं। 24 आगे पीछे करके 48 होता है ना। आपके पास अगर समय है और यूज़र को और ईजी तरीके से प्रोवाइड कराना चाहते हो और अपना काम बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल करो, और नहीं चाहते हो तो मैंने एंट्री बना कर रख दो, है ना। यहाँ तो कोई कैटलॉग देखता भी नहीं आपसे, मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ कि कैटलॉग कभी देखते नहीं है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। सर आगे 1 सेकेंड।